Hello, my dear student. Welcome to our YouTube channel ISC Education by Rituraj. In previous lecture, we are discussed about the molality and molarity. Previous lecture में मैंने आपसे मोलारिटी के बारे में डिस्कशन किया था, मोलारिटी के बारे में डिस्कशन किया था और मोलारिटी के जो लास्ट पार्ट जो लेक्चर का चल रहा था उसमें मैंने मोलारिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में 2.5 ग्राम क्या है कि आपका एथेनोइक एसिड मिक्स है. तो एथेनोइक एसिड की मोलारिटी फाइंड कीजिए. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, numbers of moles of solute present in mass of solvent in kg is called molality. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिख के रखा हुआ है और इसका फॉर्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया था. मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं. मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमको जो मोल्स है सॉल्यूट के उसको फाइंड करने हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जो एथेनोइक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर मास नोन होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एथेनोइक एसिड निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 ग्राम मोल यूनिवर्स. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अब हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. 2.5 ग्राम में कितने मोल्स हैं आपके एथेनोइक एसिड के, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2.5 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे 60 ग्राम मोल यूनिवर्स से डिवाइड करेंगे. जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 0.417 मोल. ओके, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमको मालूम चल गई. अब नीचे वाली वैल्यू, अब देखिए सेकेंड थिंग है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. जो मास है सॉल्वेंट का वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए. तो ये 75 ग्राम है. आराम से इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ बेंजीन इन केजी, बेंजीन का जो मास होता है वो 75 ग्राम दिया हुआ है. इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए. 75 इंटू 10⁻3. अब क्या, दोनों वैल्यू आ गई. अब दोनों वैल्यू से मोलारिटी को आप फाइंड कीजिए. ऊपर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में रखिए मोल्स ऑफ C2H4O2 एथेनोइक एसिड और नीचे रखिए किलोग्राम इन बेंजीन, किलोग्राम ऑफ बेंजीन. जैसे ही आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 0.556 मोल केजी यूनिवर्स. तो ये आपका टाइम बचने के लिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर दिया था. तो चलिए अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है मोल फ्रैक्शन. अगर बच्चों अगर आप मोल फ्रैक्शन को समझे रहेंगे तभी आप क्या समझ पाएंगे और रॉल्स लॉ को, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा. और आप लोग देखिएगा कि कितने आसान वे में आप मोल फ्रैक्शन और आप साथ में रॉल्स लॉ को समझते हैं. मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहली बात मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं. मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x. ओके, मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, x से डिनोट करते हैं. सेकेंड थिंग, इट हैज नो यूनिट. इट हैज नो यूनिट एंड डिनोटेड बाय, लिख लो यहाँ पे, डिनोटेड बाय कैपिटल X. इसको क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल X से डिनोट करते हैं. इसका कोई यूनिट नहीं होता. अरे क्यों नहीं होता भाई, तो देखिए जो X इक्वल टू होता है वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट इन केजी. ठीक है, एक बार के और देखिए
मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट। अभी इसको मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए एक ये एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक है आपका कंपोनेंट ए जो कि ज्यादा मात्रा में है, मतलब कि सॉल्वेंट है मान लीजिए। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है, ये मान लीजिए कि आपने NaCl मिला हुआ है जो कि लेस क्वांटिटी में है, तो ये मान लीजिए आपका कंपोनेंट बी है। ये हो गया आपका सॉल्यूट, और दोनों को आप मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, मान लीजिए इसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट के कितने मोल्स मौजूद हैं, इसी को कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, ये टोटल सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स, कितना मौजूद है, इसी को कहते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो सपोज कीजिए, सपोज दैट, अब इसको डिराइव करते हैं। सपोज a solution having two component, a solution having two component, having two component, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ठीक है, ए को हम लोग Na से और बी को हम लोग Nb से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपसे कोई अगर पूछे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां लिख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट। गिवन कंपोनेंट ए का ही तो निकालना है, यानी अपॉन टोटल मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल मास क्या है, Na प्लस Nb, यही तो होगा आपका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ये दो कंपोनेंट है ए और बी है, इसको हमने Na से डिनोट कर दिया, इसको Nb से डिनोट कर दिया। ठीक है, Nb से डिनोट कर दिया। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है एक कंपोनेंट का, एक ए का, Na का, वही तो मैंने कहा मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट Na रख दिया, और टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, Na प्लस Nb, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जो एडिशन है वही तो है सॉल्यूशन, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप कैसे इसको डिराइव करेंगे, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू सेम Nb अपॉन Na प्लस Nb, जो कंपोनेंट बी है उसका वैल्यू टोटल सॉल्यूशन के मोल के साथ। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ए और बी का, बस इतना ही बात था। अब इसका इट हैज नो यूनिट, क्यों नहीं होता भाई यूनिट, मोल्स का केजी, मोल्स केजी यूनिवर्स यूनिट होता है, और ये सॉल्यूशन का भी मोल्स में मोल्स केजी यूनिवर्स। ठीक है, अब ये दोनों यूनिट, ऐसा यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे इसमें। देखिए, जो
मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी की आप वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा 1 होता है। ओके, आप ऐड करके देख लीजिएगा, Na और Na, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी को ऐड करके जब आप देखेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा यूनिटी आता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन of all component is unity means 1। ठीक है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज यूनिटी। जब भी आप दोनों जो भी फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसकी हमेशा वैल्यू 1 आएगी। ओके, नाउ अब थोड़ा सा इसी फॉर्मूले से एक्स ए अगर आपको कहे कोई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए तो आप क्या करेंगे, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी आपको निकालने को कोई कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो 1 माइनस एक्स ए। तो इन तीनों को आप क्या कीजिएगा, अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिफिनेशन और पूरा डेरिवेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग समझते हैं कि ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है। ये समझ लीजिए कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है वो केजी में है। ठीक है, मतलब कि इसके जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़ा पार्ट है मतलब सॉल्वेंट है, वो भी केजी में है, और जो सॉल्यूट है, छोटा पार्टिकल्स है, छोटा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, वो भी किस में है, केजी में। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना ए प्लस बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो कितना है, 1 मिलियन है। 1 मिलियन को 10 पे 6 लिख दिया, 10 पे 6 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये 1 मिलियन सॉल्यूशन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, इसी को कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ppm से। ठीक है, ये तो रह गई आपकी बात केजी की। ये कोई सॉल्यूशन है, सेम थिंग क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो 10 पे 6 है, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, मतलब कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितने हैं, 1 मिलियन है। इसमें इस वॉल्यूम में अब ये जो होगा लिक्विड में, तो वो तो किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। तो 1 लीटर वॉल्यूम में या 10 पे 6 वॉल्यूम में कितने आपके सॉल्यूट डिजॉल्व हैं इन वॉल्यूम में, इन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इसी को कहते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन। तो इसी दोनों फिगर से इसका हम एक बार डेफिनेशन लेते हैं। ppm इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैंने मास में निकाला और यहाँ पे वॉल्यूम में निकाला, मतलब लिक्विड फॉर्म में। मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पे 6, इट इज डिनोटेड बाय ppm। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, वही तो मैंने बताया कि नंबर है पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम। यहाँ पे वेट में है, यहाँ क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि लीटर में है, वॉल्यूम में है। माय वेट और वॉल्यूम डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व किस में है, पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन।
1 मिलियन सोल्यूशन में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हो, चाहे वो वेट में डिजॉल्व हो या वॉल्यूम में डिजॉल्व हो, इसी को कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, इसी को कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिनोटेड बाई पीपीबी। सेम थिंग, सेम थिंग। अब आप इसी को समझिए कि ये 10 पे 9 है, मतलब कि 1 बिलियन सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन जो है उसमें 1 बिलियन मोल प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है बाय वेट और बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वेट और बाय वॉल्यूम, इसी को कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पे 9 पावर 9। इसको भी डिफाइन कर लीजिए। इट इज द नंबर्स ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और बाय वॉल्यूम dissolve in per billion part of solution is called parts per billion and it is denoted by ppb। सेम थिंग, अगर आपसे कोई पूछे पार्ट्स पर ट्रिलियन क्या होता है, आप क्या बताएंगे? इसका फॉर्मूला खुद से ड्राइव कीजिए, सीखिए। सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। केमिस्ट्री सीखने वाला सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि सीखना ही उचित रहेगा, रटने से बढ़िया है सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आज के लिए इतना। छोटे छोटे लेक्चर्स अच्छे रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पार्ट्स पर ट्रिलियन को आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, ड्राइव करके, और इसका डिफिनेशन दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो केवल शेयर कीजिए, मत कीजिए सब्सक्राइब, ओके। अगर केवल शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।